विचारक मंडली को और दर्शकों को श्रीनगर हावड़ा नाट्य मिलन गोष्ठी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं के साथ शुरू कर रहे हैं नाटक अंधकूप। रचना एवं निर्देशक दिलीप घोष। प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीनगर हावड़ा नाट्य मिलन गोष्ठी। शुरू होने जा रहे हैं नाटक अंधकूप। भारतवर्ष के बुद्धिजीवों में से उच्च अदालत के रिटायर्ड प्रधान विचारपति सौमेंद्र सैनियाल तू गिनकर बोल सकते हैं तेरे इजलास में कितने निर्दोष व्यक्ति साजा पाकर जेल के बंद हवा में कितने दिन गुजर रहा है, वस्त्रहीन अश्वहीन होकर दिन बिता रहे हैं, कितने बच्चे खुदा के कारण अपुष्ट होकर रहते हैं, कितने लोग अस्तित्व के बचने के लिए आतंकवादियों के खाते में अपने नाम लिखवा रहे हैं। यही क्या स्वामी विवेकानंद का नारी कल्याण शिशु कल्याण का भारतवर्ष। क्या तू सुन सकते हैं वो सभी के जितने की आवाज मेरा मुझे गलती नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं किया, विश्वास कीजिए मैंने कोई गलती नहीं किया। हम लोग गरीब हो सकती हो लेकिन झूठ नहीं बोलती, सबको बात करती हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कि मैं सर्वनाश कर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं छोड़ नहीं
मो जरा देख के आ तो शायद सो गया है। भैया भैया किधर है? भैया तो घर पर नहीं। घर नहीं है तो फिर कहाँ गया है? जाने के वक्त तो मम्मी को बोल कर गया था कि लौटने में थोड़ा देर होगा। डायना, डायना, मुझे लड़की मिली, वो साइकाट्रिक पेशेंट बन गया। तुम सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोच रहे हो, अपने घर परिवार संसार परिजन के बारे में नहीं सोच रहे हो? क्यों नहीं रही? क्या है? शायन कहाँ है? वो अपने घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है? अभी तक वो घर नहीं लौटा। जाने के वक्त तुम्हें कुछ कह के गया था क्या? हाँ, वो कहा था, लेकिन इतना घर तो गुजरता नहीं है। क्या करूं? तेरे पापा अभी घर में नहीं। ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। मैं जाऊं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। दीदी, अगर भैया को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तू इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है? तू जहाँ पे मैं भी वहाँ पे। मम्मी गई है ना खबर लेने, आने दे। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं है, तो कॉल कर देख। नहीं, स्विच ऑफ बता रहा है। हे भगवान। ठीक है, तू टेंशन मत। ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो। हेलो, हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या क्या बोल क्या रहे हैं आप? कब, किधर? नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत करो। मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शराब क्या हुआ? पता नहीं शायद को किसने मार के रास्ते में फेंक दिया। हॉस्पिटल में ले गए हम लोग को तुरंत। चलो चलो। मो, तुम दर्जा की बंद कर रहा ना। हाँ हाँ भैया ना, दीदी के साथ सर जाओ ना, अभी सब बंद करके जाओ जाओ। हाँ हाँ अनिमेष बोल, क्या खबर है तेरा? हाँ हाँ कितने दिन हो गया तुझे मालूम है? हाँ 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 हाँ, तेरा खबर बोल। सर्विस कैसे चल रहा है? क्या रिटायर किया? अच्छा, इसीलिए मेरा बात याद आया। हाँ हाँ हाँ, और वो बात मत बोल। दिव्यंदु बहू जी तो बात तुझे मालूम है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी रिटायर किया, ये 8 महीना हुआ। हाँ हाँ, सायन 12 क्लास में पढ़ रहा है, मऊ 10 क्लास में, और डायना IAS एग्जाम दिया है। हाँ, तेरा भाभी जी का वही काम, वही मानवाधिकार कमीशन। और क्या? हाँ हाँ हाँ, तो तू एक दिन आ जा। अभी तो रिटायर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट। अरे तुम लोग दरवाजे पर खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आ जाओ ना। क्या हुआ, कुछ भी बोलने का है क्या? हाँ, आपके साथ एक जरूरी डिस्कशन करना था। बोलो, क्या डिस्कशन है? एक्चुअली मुंह से एक गलती हो गई है, उसके लिए वो मुझसे माफी मांग रही है। अच्छा, क्या गलती की? एक्चुअली उसके एग्जाम के एक जरूरी नोट लाने के लिए उसकी फ्रेंड शानी के घर गई थी, घर में किसी को बिना बताए। बिना बताए? क्यों, ऐसे क्यों किया? बेटी तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। ये तो अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो जानबूझ के नहीं किया था, उसकी फ़ोन में नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाई। क्या रे, तुम माई शक्कर खड़ी है, बात नहीं कर रहा है, क्या हुआ? अरे बहुत डर गए हैं। हाँ, लगता है तू बहुत गलती की। तू गलती किया, जरूर गलती किया।
है क्या नहीं? पापा हाँ? पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की पापा मुझे अरे टूट क्यों पड़ी है? अरे उठो 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 मैंने बहुत बड़ी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम उठो उठो उठो। कौन बोला तुम गलती की? ना तो ये बात, जो गलती करके गलती स्वीकार कर लेता है उसका कोई सजा की जरूरत होता है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भी फिर सोमन सन्याल का इजलास में मोशन बेकसूर खलास। छोड़ो बात को, अभी तुम बताओ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? दीदी से बेहतर रिजल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होगी कि नहीं वो पता नहीं। दीदी आईएएस होने जा रही है, तुम क्या सोचते? दीदी आईएएस तो मैं आईपीएस। आईपीएस? हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कठिन प्रोफेशन सोच के देखा? कर सकेगा क्या नहीं सकेगा? That doesn't matter, डैडी। मैंने ये सिद्धांत आईपीएस किरण बेदी के आदर्श में अनुप्राणित होकर लिया है, और nowadays पुलिस प्रशासन के जो करुण परिणति है, in this meantime we need a perfect capable police officer, and one day I will become the perfect person of Mummy's मानवाधिकार कमीशन। शाबाश बेटी शाबाश, यही है सेनाल परिवार का संतान। बहुत कुछ कर सकेगी तू, है क्या नहीं? जरूर है बेटी। मैं जाके देखती हूँ। देखो कौन है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ रुक जाओ, सब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन याद रखना इसको डर चली जाना मत चाहिए। नहीं पापा, आप एकदम टेंशन मत कीजिए, मैं हमेशा उन लोगों को नज़र में रखती हूँ, और जब भी कुछ प्रॉब्लम देखती हूँ तो तुरंत विरोध करती हूँ। ठीक है चल, ठीक है कोई बात नहीं। अभी बताओ ताऊ जी का खबर क्या है? ओह, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। वो कल रात को जयंत अंकल ने फ़ोन किया था, बताया 2 जन को पकड़ लिया और बाकी सब भी तुरंत पकड़ लेंगे, ऐसे ही कुछ बता रहा था। हर भी पकड़ जाएगा, हर भी पकड़ जाएगा। हम ताऊ जी का तबीयत कैसे बोल सकते हैं? हाँ, डॉक्टर अंकल बोला था कि अभी ठीक ठाक है, लेकिन 2-4 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा, ठीक है। तो भी एक बात याद रखो, कुछ भी करने का समय मुझसे एडवाइस लेने की कोशिश करो। सॉरी पापा, आप उस दिन के बारे में बोल रहे हैं। रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस पापा, मैं जानबूझ के नहीं किया था। मैं एक्चुअली आप बाहर गए थे तो आपकी तबीयत के बारे में सोच के मैंने ये गलती की। सॉरी, मैं ऐसी गलती ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, टेंशन मत करो। लेकिन और एक बात बोलना है। हाँ बोलो। मैं अभी रुक नहीं सकती, मेरी सहेली के साथ मुझे बाहर जाना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अब बाद में आके आपसे जाओ, अभी जाओ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं घूम के आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। पापा, पापा, हाँ ये देखो कौन आया है। कौन है? देखो तो सही। अरे बाप रे बाप, जो है ना बाबू अब कैसे हो? जैसे चलने का ऐसे चल रहा है, और क्या है? बेटे मैं आती हूँ। और एक बात, मम्मी आपके फोन को चाह रहा था, उसमें मानसी आंटी के नंबर है, वो मम्मी को जरूर। लेके जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलिए सर। जैसे चलना है ऐसे चल रहा है। आपका बात बताइए, आपका हाथ ठीक हो गया? हाँ साहब। सर्विस में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं साहब, तो मैंने डिमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डिपार्टमेंट रिफ्यूज किया। रिफ्यूज किया? क्यों? डिपार्टमेंट मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। डीआईजी साहब तो बोल दिया, अरे हाथ गया तो क्या, ब्रेन तो गया नहीं, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है बात है। और मूवमेंट के लिए भी ऑफिसर भी दिया है। ऑफिसर भी दिया है? हाँ साहब। यही सटीक किया है डिपार्टमेंट, और कोई बात नहीं। साहब, एक खुश खबर आपको देना है। बताइए। साइन का किसका चार्ज मेरे हाथों में। आपका हाथों में हैंडओवर कर दिया? हाँ साहब। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है साहब। और एक खुश खबर देना है। क्या? इसका ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू है। शुरू हो गया? हाँ साहब। बस मैं चिंता नहीं करूंगा, और कुछ भी चिंता नहीं है मेरा। बताइए यार क्या खबर है?
साहब और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप बताइए। हमारा खबर क्या बताओ। देखिए, जैसे चल रहा है आपको मालूम है, लेकिन चिंता बहुत आ जाता है। वो हमारा भाई बहू जी को बात आपको याद है? जरा सोच के देखिए, यही घटना साड़ी का बार हो जाता है तो वो भी चला जाता है तो मैं क्या करते थे, खुद को क्या जवाब देते थे। सब आप यही विषय लेकर मत सोचिए क्योंकि कष्ट ज्यादा होगा। सब एक मिनट। हेलो, अरे आप कहाँ है? इतना देर क्यों हो रहा है? वो आप आ गए? हाँ, ठीक है ठीक है। साहब, एक खुश खबर आपको देना है। क्या? खुश खबर नहीं, बट मैं एक समस्या लेके आपके पास आया हूँ। बताइए। हरिपुर थाने का ऐसी एक मुश्किल में फंस गया। उधर का एक ऑपरेशन में एक एंटी सोशल लड़के को पकड़े है। वो अपना गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, वो फिजिकली हैंडीकैप है। तो फिर वो लेके क्या बोलना चाहता है? इसका जो आईसी ठीक से दे सकते हैं। तो भी तो आईसी को आना पड़ेगा। वो है, वो आ गए। आ गए? हाँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ जरा देखिए, एक ऑफिसर कार लेके आया है, उसके साथ एक लड़का है, वो दोनों को जरा भेज दीजिए। हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ जान बात। बोलिए सर। बात यह है कि जो लड़के को पकड़ा उसके साथ आप भी बातचीत किया है। हाँ क्या? तो वो जो ऑफिसर उसको पूछताछ किया और आप जो पूछताछ किया है, ये दोनों में कोई फर्क मिला क्या? नहीं साहब, एक ही बात बोल रहा है। एक ही बात बोल रहे हैं। एक ही बात बोल रहा है। सर, मैं कमिंग? हाँ कमिंग। आपका नाम? जगदीश दत्त। कौन से थाना में पोस्टिंग? सर, हरिपुर थाने में। हरिपुर थाने में। तुम बैठो। अच्छा दत्त बाबू, अब जरा बताइए आपका समस्या क्या हुआ है? सर, 10 दिन पहले एक एंटी सोशल ऑपरेशन के बीच में ये लड़का आ पड़ा, तो हम लोग अरेस्ट किया। इसके नाम पर आर्म्स का केस दे दिया। तो इसके ऊपर क्या समस्या होता है? सर, इतना पूछताछ के बाद मैं भी वो सिर नहीं झुका रहा है। एक ही बात बोल रहा है क्या, ये सब मैंने नहीं किया। अच्छा ये बताइए, इस काम पर कोई इस्तेमाल हुआ है, कोई अस्त्र शस्त्र इसके पास से मिला है? नहीं सर। मिला नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? आगे बाबू टूटू मुर्मू आनছে। टूटू मुर्मू আছে। घर किधर? বসতি লাই বাবু, ও সকল জবরদস্তি সিরাইকলেছে বাবু। ইকুন রাস্তার ধারে থাকছে বাবু। तुम्हारा माताजी, पिताजी, भाई बहन और परिजन ऐसा মা বাপকে সন্ধান লাই বাবু। ও সকল মাটির তলে কুঙ্কাল হয়ে গেল বাবু। টুকুই ও তো চলে গেল বাবু, আর আইলুক নাই বাবু, আর আইলুক নাই। तुम करते हो क्या? এ বাবু, কাম ধাম লাই, সারাদিন কাগজ কুড়াই আনছে বাবু। तुम नशा करते हो? नहीं समझे? मैं यही बोलना चाहते हो, तुम बीड़ी, सिगरेट, दारू ऐसी कोई चीज खाता है पीता है क्या? এ বাবু, বাবু এ সকলের নাম মই জানে ক্লাই বাবু, জানে ক্লাই। जाने के लिए तो भी एक चांस बताओ मुझे, तो भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे परिजन को वापस करने के लिए। तुम्हें बताओ, यही एंटी सोशल काम तुम कितने दिन पकड़ के कर रहे हो? হে বাবু, হে বাবু,
है, कोई बात मुझे बात चलने दो बाबू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बात ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मुझे बात लो बाबू, मुझे चोरी ना गोली लाई। धन्यवाद धन्यवाद, शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। तब बाबू आप जरा ये बताइए, यही ऑपरेशन में कितना आदमी को मैं आप पकड़ा? सर 6 आदमी। 6 आदमी। यही 6 आदमी इसको लेकर, क्या इसको लेकर? सर इसको लेकर तो ये बताइए, और जो 5 आदमी इसको पहचानता है? नहीं सर। वही 5 आदमी को ये लड़का पहचानता है? अभी नहीं सर। तो भी तो आप बहुत बड़ा गलती की। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हाथ पे। ये लड़का वो 5 आदमी को पहचानता है नहीं, 5 आदमी ये लड़का को पहचानता है नहीं। इसके पास इस्तेमाल हुआ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, तो आप चार्जशीट देंगे कौन सा एविडेंस में? अच्छा, आप जरा ये बताइए, आप जो पूछताछ किया है और मैंने जो पूछताछ किया है, ये दोनों में कोई फर्क मिला है क्या? कुछ फर्क नहीं है सर, बिल्कुल बराबरी। बिल्कुल बराबर है। तो ये लड़का जो बोल रहा है, इसका ऊपर कोई स्पॉट वेरिफिकेशन किया? हाँ सर। क्या? जाओ बोलिए सर। देखिए, अदालत के इजलास में बैठकर क्या राय दूंगा क्या नहीं दूंगा वो छोड़ दीजिए। मैं अभी यही सोचती हूँ, आप भी सोच लीजिए, आप भी एक बहुत बड़ा समझदार अफसर है। कोई एंटी सोशल काम करने का कोई लड़का पिताजी माताजी और घर के लिए इतना हो नहीं सकता। इसका धड़कन में बहुत लगते हैं, तो फिर इसका सजा क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग का देखने का नहीं है। हम लोग का अभी हम लोग का कर्तव्य है इसको सहायता करना। इसलिए मैं जो सोच रहा है, आपको पास हमारा दोस्त बनर्जी बाबू का बात बोला था, बहुत बड़ा बैरिस्टर है और यही केस के लिए बहुत अच्छा बैरिस्टर। तो यही केस उनका हाथ में हैंडओवर कर दीजिए, वही नतीजा मिलेगा। सब भी मैं टेलीफोन कर देता हूँ। ठीक है सब, अब मैं इसके लिए सब कुछ कर पाऊंगा और रुक नहीं सकते साहब, हम लोग जाना होगा। सब बाद में होगा, अभी नहीं होगा, टाइम नहीं है। रत्ती बाबू उसके लेकर चलिए। अरे दत्ते बाबू, आप जरा फिर भी आना होगा जरूर। ठीक है सर, बाद में एक दिन आएंगे। हाँ ओके ठीक है सब। হি বাবু, বাবু तुको मारांगुलो बोलबे तो कुमटे हो जाइबे, देख बेटे, जो बोलना सच बोलना, सब लोग को नहीं बोलेंगे तो तू रिलीज नहीं मिलेगा तुझको। ठीक है, आराम से चली जाओ, टेंशन मत ले, डरो मत, आ जाओ, कोई बात नहीं। मो मम्मी, मम्मी, क्या 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 कर रही हो? वो जो रानी ने उनका लड़की मिली उसके बारे में जानकारी के लिए रिपोर्ट मांगा, वो ही तैयार कर रही हूँ। अच्छा मम्मी, बचपन से देखती जा रही हूँ कि तुम और पापा काम में बहुत व्यस्त हो। इसी व्यस्तता में तुम हमारे साथ समय नहीं गुजारते हो। ये क्या सही है या गलत? नहीं, नो नेवर, दिस इज नॉट करेक्ट।
ये तो सही है कि संसार में इतना कर्मव्यस्तता के लिए यू आर ए सेंसिटिव गर्ल। तुम सोच के देखो ना, विज्ञान का आविष्कार जितना बढ़ रहा है इतना ही हमारा कल्चर ऑफ लाइफ ऑलवेज चेंज हो जा रहा है। इसी साथ हम लोग भी कर्मव्यस्तता भी बढ़ रहे हैं। इज इट करेक्ट? या ऑफ कोर्स। तो कुछ सिचुएशन का मैनेज करना ही होगा। इसके अलावा मुझे जो वक्त मिलता है मैं तुम्हारे साथ रहता है। ओके, बट दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट कि घर में मम्मी पापा के साथ बात करने के लिए आई नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट। नो मॉम। बहुत गलती हो गया बेटी, बहुत गलती हो गया। फिर कभी भी नहीं होगी। इस बात तुम्हारे पापा के साथ मैं जरूर बताऊंगी। फिर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं देने के लिए। आर यू हैप्पी? या मो कितना टाइम हो गया? हे भगवान, अभी दीदी को मालूम आ जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। दीदी डांटेगी। जल्दी जाओ। मम्मी, you have just saved me. You just thank you, मम्मी। Please don't tell it to her. दीदी को अगर पता चल गया तो मुझे खा ही जाएगा। बाय मॉम, आई विल कम। मॉम, दीदी को कुछ बोल नहीं। बाय। क्या रे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई छोड़ के इधर आके गप्पे लड़ा रही है? जाके पढ़ने बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई छोड़ के इधर आके गप्पे कर रही है और तुम ये सब सहन कर रही हो? क्या करूँ बोल, सबसे छोटे है ना, दिन भर मुझे नहीं पता। छोड़ बात को, 5 मिनट लिए आई थी। ये 5 मिनट मनुष्य के जीवन में कितना बदलाव ला सकती है ये तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा छोड़िए, अभी तुम क्या कर रही है वही बताओ। वो जो रानी राम का लड़की मिली उसके बारे में थाने एक रिपोर्ट जमा करना होगा, वही तैयार कर रही हूँ। और सामने सायन का केस का भी दावा है। ये सब चीज मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर रही है मम्मी। अगर आज उस लड़की को हमारे घर में रखा जाता तो क्या परिस्थिति हो सकती थी? उसके ऊपर शायन का केस, कौन सी परिस्थिति में उस दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, आप समझ सकते हैं? तुझे क्या लगता है मैं इस सब बारे में नहीं समझती? क्या हुआ तुझे? क्या नहीं हो रहा है ये आप मुझे बताइए। आज उस लड़की की करुण परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज शायन के घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम? मैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम लोगों को कितना परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ी हो? पढ़ाई का समय क्या था? ठीक है, टाइम मिले तो पढ़ लेना। पापा के हाथ से छीन के लड़की का सर्वनाश किया है। क्या सजा दोगे इस अपराध का? साजा देने वाला मैं कौन हूँ? साजा देगा अदालत में तेरे पापा जैसा बिचारो, मैं तो। अच्छा, हमारे देश में अपराधियों को सजा देने में बिचारों के हाथ कांपते क्यों है? जापान की कारीगरी हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे भारतवर्ष को करप्शन फ्री करने के लिए हमें जरूरत है वही कारीगरी की। डायना, तू बहुत आवेग में है, फिर हुआ क्या? तुम बहुत सेंसिटिव हो माँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम मुझसे बेहतर समझ सकते थे। तुम्हारे और पापा के आदर्श का कारण मुझे क्रोध संवरण करना है, लेकिन हर दिन हर पहल टीवी चैनल में, न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें मैं हर रोज पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, वो मेरी रूह को हिला रही है। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये सब मुझे दिन के दिन उत्तेजित कर रही है मम्मी। ये क्या? तू इतना उत्तेजित क्यों? तू इतना कमजोर क्यों? तुझसे मुंह अधिक सहनशील, तुझसे मुंह अधिक सहनशील। मेरे उम्र से आओगे तो बेसामाल हो जाओगी। तेरे उम्र से धानतला बांतला काकदीप भाषा से जैसे घटना का सम्मुखीन नहीं हुई। फिर मैं एक प्रतिवाद मंच बनाया, उसके सदस्य हुई। इस प्लेटफॉर्म को बनाया तेरे जैसा लड़का लड़की को लिए। इस प्लेटफॉर्म के और भी मजबूत करना चाहिए। इसीलिए चाहिए तेरे जैसा लड़के और लड़की को इंतजार करो, शांत हो जाओ। बहुत कोशिश करती हूँ माँ, लेकिन शांत नहीं रह पाती। जब रानी जैसे लड़कियों को देखती हूँ, उसके जीवन के बारे में जानती हूँ, तब विवश हो जाती हूँ। नर्वस सिस्टम नहीं काम करता माँ। सिर्फ हर दिन हर पहल से एक ही ख्याल आता रहता है,
अगर उसकी जैसी परिस्थिति मेरी और मऊ के साथ होती तो तुम क्या करती माँ? तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं सोचती थी? मैं तेरे जैसा सोचने वाली हूँ। बचपन से मैं ये सब बारे में सोचती थी और इसके लिए रास्ता ढूंढती थी। ढूंढते आखिर में मानवाधिकार कमीशन चुनी थी। आज यहाँ तक पहुँचे। तुम लोग सब मेरे साथ मिलो और इस कमीशन की और भी जुगता मजबूत करो। तुम सही बोल रहे हो माँ, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बदलने के साथ साथ हमारे नियम कानून आइन में भी तो परिवर्तन की जरूरत है माँ। कौन से नियम के बारे में तू बोल रहा हो? मैं हमारे देश के नियम के बारे में बोल रही हूँ। मैं आपके मानवाधिकार कमीशन के नियम के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा माँ, तुम्हें एक बात याद है? नवम श्रेणी में पढ़ने वाली एक लड़की जब स्कूल से वापस आती है तो उसी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी उसके ऊपर पाशविक अत्याचार करके उसका खून करता है। रिटर्न में वही सिक्योरिटी का फांसी का आदेश होता है। वो फांसी रद्द करने के लिए आप लोग विरोध किए थे, क्यों? भारतवर्ष कानून में लिखा है कि अपराधी के कैद खाना में कैद कर रखकर उसका सही दिशा दिखाना, मारने का नहीं। उस लड़की के जीवन को आप लौटा सके थे? उसके मम्मी पापा की सीने में जो आग थी वो आप निभा पाए थे? आज अगर रानी को कुछ हो जाता था, क्या होगा? अपराधी को सजा देंगे। अगर आपकी डायना बहू की इसी हालत ऐसे जैसे हालत हुई तो आप शांत रह सकेगी मम्मी? डायना, खुद को संभालना तुझे बहुत जरूरी। फिर हुआ क्या तुझे? क्या नहीं हो रहा माँ? ये सब परिस्थिति देख के आपको नहीं लगता ये सब की जरूरत है? इसको चेंज करने की जरूरत है? क्या बताओ माँ, तुम कुछ करो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरा फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ता जाएगा और भी बढ़ता जाएगा। क्या करूँ मैं? ये सब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। उस अपराधियों को और भी कठोर सजा क्यों नहीं देते? और भी कठोर सजा दो। जो इंसान के बीच में रह के इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों को जीने की कोई फायदा नहीं माँ। उन लोगों को अगर छोड़ा जाए तो वो फिर से अपराध करेगा। अपराध करना उन लोगों का ट्रेडिशन है मम्मी, ट्रेडिशन। उन लोगों के लिए कुछ करो। भरोसा रख हम लोगों के ऊपर। मैं हमेशा ये सब যদি বিলাবস্যি নিয়ে গান লিখতে পারে আর তাতে যদি বিলাবস্যি কিছু মনে না করে তাহলে শেফালি মনে করতে যাবে কেন? তুমি শোনো তারপরে লিরিক করো। আর শোনো, শেফালি আমায় চোখ রাঙায় তোর ডগি, তোর বাবা মায়েরই বলছি হেভি রাগি, তুই ছিলিস স্টিম ইঞ্জিন আমি বগি, শেফালি শেফালি ও শেফালি, শেফালি আমি নই রে বাটার, আমি যে বাটার খাই, তুই এখন বারান্দায় বসে বসে তোর শুধু হাই। সেন্সর বোর্ডের কিছু সমস্যা থাকায় আমরা তার বাইকটা সরাসরি শোনাতে পারছি না। কেন শুনবা? বাইকটা শোনালে সেন্সরের কি সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ পপ, দেখো সেই ইটালিয়ান সেলুন মালিকের কাছে আমরা মিলনবাবু সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাদের কুৎসিত কথাগুলো গালাগালি দিয়ে বলেন মিলনবাবু শেষ 8 মাসে চুলদাড়ি কাটানোর টাকা দেয়নি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো সংবাদ। সারা জীবন তোরা শুধু ওই টাকা টাকা করে মর। এবার এবার না নো নেহি দিলাম আর একবার ফেসবুকে পোস্ট করে। সেই ফটোটাই ঘুরে ফিরে আসছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, গতবারের পোস্টে পড়েছিল মাত্র 2টো লাইক আর একটা কমেন্ট, কিন্তু এইবার এই পোস্টটা হতেই মাত্র 5 মিনিটে 500-এর উপর লাইক আর 50-এর উপর কমেন্ট এসে পড়েছে। আসুন আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনবো। আমাদের এই দাদা, এটা কি? এটা কি কি? আপনি কে? আমি হলাম বাংলার বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল ব্রেকিং নিউজের সঞ্চালক প্রশংসক। এই নিউজ চ্যানেল আপনার এবং জনগণের আনন্দ নিরানন্দে নিত্য সঙ্গী, সবার দুঃখ কষ্ট আনন্দ আমরাই বুঝি। তাই না? কিরকম? এই যেমন ধরুন আপনার রোজ বাংলা মধ্যেই আনন্দ, কিন্তু আজ আপনি সেই সেলিব্রিটি হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। এদিকে বাংলার জন্য আপনার মনটা দুঃখে কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। একদম ঠিক বলেছে, তা যা বলেছে প্রশংসা যত সব। তুই কিন্তু এখনো ফেমাস হসনি। আর উনি এসেছেন আগেভাগে লাইন দিতে যে আমি মিলন মিত্রকে চিনি, তাই তো? লাইন দিতে নয়, সাবধান করতে। সাবধান? কিসের থেকে সাবধান? তুই যে মরিচিকাটাকে জল ভেবে ছুটছিস সেটার থেকে সাবধান করতে। মরিচিকা? জল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সেটাই তো বোঝাতে এসেছি। আমার কোথাকার কোন হরিদাস পাবেলেন রে? দরজা জানলা ভেজাও যত না, আকাশে তোমায় খুঁজবে। পাল্লা সারসি ফাটলে ফুটোয়,
কত কথা কানে গুঁজবে, উঁকি দেবে দেবে দেবে, যতই ভাবো না কিছু নেই, একদিন ঠিক শিরায় শনিতে চটপটে ছোঁয়া বলবে। বাহ, বেশ অভিনব চিন্তা তো। তা আপনি কে বলুন না, দেখুন ওই চ্যানেলের পারমিশন ছাড়া না আমার কারোর সাথে কথা বলা বারণ। এমন যুগ হয়েছে কি জানিস তো, ওই খাওয়া থেকে ছোট বাইরে, ঘুম থেকে মদ্যপান, সব না ওদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তোর মতো বিপকে তেল মারতে হবে আগে কোনোদিন ভাবিনি। নেহাত ওই কুর্সিটা টলমলো তাই। ওরকম আস্তে আস্তে বললে বুঝবো কি করে নাকি? আপনার পরিচয়টা বারণ। পার্টি তা আপনি তো এই সামনের দরজাটা দিয়ে ঢুকতে পারতেন, খামোখা ওরকম পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন কেন? এই যে মূর্খা, এই মূর্খা সরুদা যে দরজা দিয়ে ঢোকে, আমি এই পুরো পদক সেই দরজা দিয়ে ঢুকি না। কেন কেন কেন? এক নম্বর কারণ ও আমার বিরোধী, দু নম্বর কারণ এটা এখন চমকি জীব, মানুষের চমক চমক দেখতে চায়। আমরা তাহলে শুরু করছি আমাদের আজকের দর কষাকষি। মিলন বাবুর বেস্ট প্রাইস হলো 55,000, 56,000, 60,000, 61, 62, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 1 লাখ। সাহিত্য পত্রিকায় আমি তো এই বিষয়ের উপর একটা কবিতাও লিখেছিলাম, শুনুন তো। নীল মাটি, লাল কাপড়, ইট ছড়লে মারবো পাথর, ধান খেয়ে তালপথ, ঘুরি ওরে পথ পথ, পথে আছে ধুলো বালি, পেনি আমার পুরো এ কালি, পথে আছে বীজ ঢালা, কবিতা পড়ে তুই পালা। অপশন 2 লক্ষ টাকা, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ, 7 লাখ, 10 লাখ। আরে ব্যাস ব্যাস ব্যাস, আর কমে ঘটে চলেছে, তা আমাকে মর্মা আহত করছে। তাই আমি ঠিক করলাম এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। সেই কারণে আমি আমার ফেসবুকে ক্রমাগত নেগেটিভ পোস্ট করতে থাকি। ফেসবুকে আপনি কেন বেছে নিলেন? কেননা ফেসবুকই হচ্ছে বিপ্লবের একমাত্র মাধ্যম আর সবচেয়ে নিরপেক্ষ মাধ্যম। তাহলে তো সেলিব্রিটি হওয়ার শেষ পথটা খোলা আছে, পারা কেটে দিয়েছি। এবার এবার তোর পথে পা রাখবো, বুনিয়াদ মজবুত করবো। আর সেলিব্রিটি হওয়ার শর্টকাট রাস্তাটা এই কাজ করছি, ওঠবোস করছি, আর যাবো না ও পথে। এখন যাত্রা শুধু অনন্ত পথে। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা বিধের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, রঞ্জন দত্ত যদি বিলাবসকে নিয়ে গান লিখতে পারে আর তাতে যদি বিলাবস কিছু মনে না করে, তাহলে শেফালি মনে করতে যাবে কেন? তুমি শোনো তারপরে লিরিক গুলো। আর শোনো, শেফালি আমায় চোখ রাঙায় তোর ডগি, তোর বাবা মাইনি বলছি হেভি রাগি, তুই ছিলিস স্টিম ইঞ্জিন আমি বগি, শেফালি শেফালি ও শেফালি, শেফালি আমি নই রে বাটার, আমি যে বাটার খাই, তুই এখন বারান্দায় বসে বসে তোর শুধু হাই। সেন্সর বোর্ডের কিছু সমস্যা থাকায় আমরা তার বাইকটা সরাসরি শোনাতে পারছি না। কেন শুনবা? বাইকটা শোনানোর সেন্সরের কি সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ পক, দেখো সেই ইটালিয়ান সেলুন মালিকের কাছে আমরা মিলনবাবু সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাদের কুৎসিত কথাগুলো গালাগালি দিয়ে বলেন মিলনবাবু শেষ 8 মাসে চুলদাড়ি কাটানোর টাকা দেয়নি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো সংবাদ। জীবন তোরা শুধু ওই টাকা টাকা করে মর। এবার না নো নেহি দিলাম আর একবার ফেসবুকে পোস্ট করে। এই ধরনের পোস্ট করলেন, সেই ফটোটাই ঘুরে ফিরে আসছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, গতবারের পোস্টে পড়েছিল মাত্র 2টো লাইক আর একটা কমেন্ট, কিন্তু এইবার এই পোস্টটা হতেই মাত্র 5 মিনিটে 500-এর উপর লাইক আর 50-টার উপর কমেন্ট এসে পড়েছে। আসুন আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনবো আমাদের দাদা। এটা কি? এটা কি?
আপনি কে? আমি হলাম বাংলার বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল ব্রেকিং নিউজের সঞ্চালক প্রশংসক। এই নিউজ চ্যানেল আপনার এবং জনগণের আনন্দ নিরানন্দে নিত্য সঙ্গী, সবার দুঃখ কষ্ট আনন্দ আমরাই বুঝি, তাই নাকি? কিরকম? এই যেমন ধরুন আপনার রোজ বাংলার মধ্যেই আনন্দ, কিন্তু আজ আপনি সেই সেলিব্রিটি হওয়ায় বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। এদিকে বাংলার জন্য আপনার মনটা দুঃখে কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। একদম ঠিক বলেছে, তা যা বলেছে প্রশংসা যত সব। তুই কিন্তু এখনো ফেমাস হসনি। আর উনি এসেছেন আগে ভাগে লাইন দিতে যে আমি মিলন মিত্রকে চিনি, তাই তো? লাইন দিতে নয়, সাবধান করতে। সাবধান? কিসের থেকে সাবধান? তুই যে মরিচিকাটাকে জল ভেবে ছুটছিস, সেটার থেকে সাবধান করতে। মরিচিকা? জল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সেটাই তো বোঝাতে এসেছি। আমার কোথাকার কোন হরিদাস পাবেন রে? দরজা জানলা ভেজাও যত না, আকাশে তোমায় খুঁজবে। পাল্লা সারসি ফাটলে ফুটোয়, কত কাঁথা কারি গুঁজবে। উঁকি দেবে দেবে দেবে, যতই ভাবনা কিছু নেই, একদিন ঠিক শিরায় শনিতে চটপটে ছোঁয়া বুঝবে। বাহ, বেশ অভিনব চিন্তা তো। তা আপনি কে বলুন না, দেখুন ওই চ্যানেলের পারমিশন ছাড়া না আমার কারোর সাথে কথা বলা বারণ। এমন যুগ হয়েছে কি জানিস তো, ওই খাওয়া থেকে ছোট বাইরে, ভুল থেকে মদ্যপান, সব না ওদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তোর মতো বিটকে তেল মারতে হবে আগে কোনোদিন ভাবিনি। নেহাত ওই কুর্সিটা টলমলো, তাই ওরকম আস্তে আস্তে বললে বুঝবো কি করে নাকি? আপনার পরিচয়টা ভালো। পার্টি তা আপনি তো এই সামনের দরজাটা দিয়ে ঢুকতে পারতেন, খাবার ওরকম পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন কেন? আচ্ছা মরকা, এই মরকা চরমদা যে দরজা দিয়ে ঢোকে, আমি এই পুরো পদক সেই দরজা দিয়ে ঢুকি না। কেন কেন কেন? এক নম্বর কারণ ও আমার বিরোধী। দু নম্বর কারণ এটা এখন চমকি জীব, মানুষের চমক চমক দেখতে চায়। আমরা তাহলে শুরু করছি আমাদের আজকের দর কষাকষি। মিলন বাবুর বেস্ট প্রাইস হলো 55,000, 56,000, 60,000, 61, 62, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 1 লাখ। সাহিত্য পত্রিকা আমি তো এই বিষয়ের উপর একটা কবিতাও লিখেছিলাম, শুনুন তো। নীল মাটি, লাল কাপড়, ইট ছড়লে মারবো পাথর, ধান খেয়ে তাল পথ, ঘুরি ওরে পথ পথ, পথে আছে ধুলো বালি, পেনি আমার পুরোয় কালি, পথে আছে বীজ ঢালা, কবিতা পড়ে তুই পালা। অপশন 2 লক্ষ টাকা, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ, 7 লাখ, 10 লাখ। আরে ব্যাস ব্যাস ব্যাস, আর কমে ঘটে চলেছে, তা আমাকে মর্মা আহত করছে। তাই আমি ঠিক করলাম এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। সেই কারণে আমি আমার ফেসবুকে ক্রমাগত নেগেটিভ পোস্ট করতে থাকি। ফেসবুকে আপনি কেন বেছে নিলেন? কেননা ফেসবুকে হচ্ছে বিপ্লবের একমাত্র মাধ্যম আর সবচেয়ে নিরপেক্ষ মাধ্যম। আমি তো সেলিব্রিটি হওয়ার শেষ পথটা খোলা আছে, পারা কেটে দিয়েছি। এবার এবার তোর পথে পা রাখবো, বুনিয়াদ মজবুত করবো। আর সেলিব্রিটি হওয়ার শর্টকাট রাস্তাটা এই কাজ করছি, ওঠবোস করছি, আর যাবো না ও পথে। এখন যাত্রা শুধু অনন্ত পথে। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শ্রী, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শ্রী, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা আবেগের মধ্যে দিয়ে তোমার উচ্চারণ তুমি এখানে চলেছ, অসুবিধে যাবে না, চলেছে না এদিকে যাবে এদিকে। এখন অভিনয় প্রথম ভাব হলো আবেগ করা। স্যার বলছিলেন এতক্ষণ এই জিনিসটা
জিনিসটা নিয়ে আমাদের চর্চা একটু বেশি করতে হয়, তোমাদেরও ভালো লাগবে। কি করে করতে হয়? আমি একেবারে কাজের কথায় চলে যাই, যেটা করলে তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের বাচন ভঙ্গিটাকে তৈরি করতে পারবে, উচ্চারণকে পরিশীলিত মার্জিত করে তুলতে পারবে, সেই জায়গাটা পৌঁছে যায়। তো সময়টা খুবই কম। আগামী দিনে তোমরা যেভাবে অনুশীলন করবে, সেক্ষেত্রে আমি একেবারে অনুশীলনের জায়গাতে চলে যাই। অভিনয়ের যে প্রথম বাচিক, এই বাচিক অর্থে কি আমরা যে কথাগুলো বলছি সেটাকেই বলছে, তাই না? এটা তোমরা জানো, অনেকে অভিনয় করো, একটু শুনলাম, দেখলাম যে তোমরা কিছু বললে। তোমরা সকলেই 7, 8, 9 শ্রেণীর ছাত্র, তাই মনে হলো আমার মোল্লা সাহেব থেকে। আচ্ছা, তোমরা সেই ছোট্টবেলা স্বরবর্ণ করেছে, করেছিল সবাই? মনে আছে কটা স্বরবর্ণ আছে আমাদের? হ্যাঁ, মনে 12, অ থেকে ও, তাই তো? কিন্তু অ থেকে ও অবধি এই যে স্বরবর্ণ 12টা আমাদের উচ্চারণে কাজে লাগে, 12টা না, মাত্র 7টা। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করার আমাদের জীবনের কিছু ভূমিকা থাকে। আমাদের বাকযন্ত্র কোনগুলো, সেগুলো সম্পর্কে বলছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা সেগুলো জানো। আমাদের বাকযন্ত্র কোনগুলো, আমাদের কোনগুলো উচ্চারণে সহায়তা করে। এখন এই স্বরধ্বনি আমরা বলি, স্বরবর্ণকে যেহেতু আমরা উচ্চারণ করছি আওয়াজ দিয়ে। এখন এই স্বরধ্বনি রয়েছে 7টা। এই 7টা কি, যেগুলো আমাদের উচ্চারণে ব্যবহার হয়, আর বাদ বাকিটা পড়ে থাকে আগে। ই মানে হর্ষ ই, উ হর্ষ, এ, ও, এ। এখন এটা তো আমাদের কোনো লেখা নেই। অয়ে যখন আকার এ, অ আর আ, এই 7টা মাত্র আমাদের উচ্চারণে লাগে। এখন এই বললাম যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমাদের জীবের যে মূল যে বাকযন্ত্র জীব, সেই জীবের কিন্তু ভূমিকা দেয়। যাদের ভালো না লাগে বলবে আমি কি করবো না, উসফুস করতে হবে না, একটু মন দেওয়া পারবে। এখন এইগুলোকে তোমরা যদি পারো নোট করে নাও। এটার একটা কিভাবে লিখবে, প্রথমে হর্ষ ই লিখলে ফাঁক দিয়ে লেখো, এটা নোট থাকলে ভালো হতো। লিখছো গাড়ি সবাই একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাবে, খাতা নেই, কাজে লাগে বাবা, বলো। তাহলে কি বললাম? ই লিখলে ফাঁক দিয়ে উ লিখলে হর্ষ, হর্ষ ই, হর্ষ উ। এবার ই নিচে লেখো এ, উর নিচে লেখো ও, বাদিকে লেখো এ, ডান দিকে লেখো অ। প্রথম হচ্ছে ই, উ, এ, ও, এ, অ, আর মাঝখানটা করে নিচে লেখো আ। নিচে এটা তীর চিহ্ন দিয়ে দাও, ডান দিক দিয়ে একবার, বাম দিক দিয়ে একবার, সব কটা যেন উচ্চারণ করার সময়তে তুমি তীর চিহ্ন পথে উচ্চারণটা করতে পারো। একবার ক্লকওয়াইজ, একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। বোঝাতে পারলাম? কেউ একটা নিয়ে এসো কাগজ, দেখি এবার একজন কেউ যাও,
শেখো, নাটক শিখছো। এই সময় গানটা হলে ভালো হতো। वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। নাট্যকারদের সবাই নাট্যকারগুলো আমার নাটক থেকে নাটক যারা যারা নাটক যারা ইয়ে করে তারা কিন্তু এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেয়, অ্যাডজাস্ট করে নেয়। এই আমার মনে হয় উত্তানটা ওনাকে কখনো হবে, আবার কত হলে তাহলে আপনারা আবার এগিয়ে যান, মনোভাব থাকবে না। কত হলে কতই হয়ে গেল, ম্যাক্সিমাম কত হলে তারা উত্তানের দিকে আবার এগিয়ে যাচ্ছে। এটাই একটু এইখানে আমি একটা গ্যাপ ধরি, সেই গ্যাপটা হচ্ছে প্রথমে নাট্যকর্ম দরকার কাজটা করে এক সময় চুটিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতো না, সেই নাট্যকর্মের নাম শুনে এখন নেই না, আমার বিজ্ঞাপন দিয়েছে, এবছর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার সাক্ষী করে গেছিলাম আমি। গত বছর আমি দেবাশী সরকারের ওখানে গেলে ছেলেটির নাম পরিচালনা করছে মুন্নদা, আর একটা পরিচালনা করছে বাবুজু। তাহলে ৭৪ সালে দলটা ২৬ সেই দলটা এত বছর ধরে দুর্নীতি বুঝতে পেরেছিল। এই যে সময়কালটা, এই সময়কালটা যে চলে গেছে সেটাকে উত্থান করে খুব কাছাকাছি আমাদের হিসাবে। একবার যদি পতনের পথে ঢুকে যায় তাকে উত্থান করা অসুবিধা। যেমন আপনি বললেন একটা সময় মনটা বিদ্যেই গেছিল, আমারও মাঝে মধ্যে হয়েছে কেন হচ্ছে, আবার হচ্ছে না, যে পথে নেমেছি সে পথে শিখতে। সুধাচন্দ্রন যদি একটা হ্যান্ডিক্যাপ্টের একটা বিশ্ববিখ্যাত হতে পারে, আমি চেষ্টা করে যেতে পারবো না। এরকম ব্যাপার আছে যে দল বন্ধ হয়ে যাবে, বহুদল বন্ধ হয়ে গেছে। মানে আমি যখন থেকে নাটকে এসেছি, নৈহাটিতে একটা দল ছিল যাত্রী বলে, আপনারা জানেন কিনা এই দলের কোনো যাত্রীদের প্রোডাকশন সেই সময় আমি যা দেখেছি, যাত্রীদের প্রোডাকশন দেখেছি কলকাতার এখন বড় বড় বুদ্ধিরা যারা অভিনয় প্রোডাকশন করে, যাত্রীদের প্রোডাকশন দেখে তারা লজ্জা পেত। এখন যদি তারা সেই যাত্রীর প্রোডাকশন থাকতো, সেই প্রোডাকশন বা যদি সেটাকে ক্যামেরা বন্ধে থাকতো, তাহলে দেখলে লজ্জা পেত। যাত্রীদের প্রোডাকশন এত কমপ্লিট প্রোডাকশন ছিল, এত অসাধারণ প্রোডাকশন ওদের ছিল যে কল্পনা করা যায় না। সেই যাত্রীর দলটাও কিন্তু ভেঙে গেছে। যাত্রীর দলের গিয়েছিলেন নাট্যকার নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তিনি নাটক লিখছেন, এখন নেই, মারা গেছে। আমি প্রথমে দখল গেছি, তারপর উত্থান গেছি। কারণ আমি যখন থিয়েটারে 2009, সেই সময় আমার দলের প্রোডাকশনটা করতে তারপর পুরো দলটা ভেঙে গেছে, কারণ দলের 7 জন বেরিয়ে গেছে। তারপর এটা হয়েছিল এবং আমি দেখলাম যে তখন রাজেশদা ছিল, রাজেশদা বন্ধু, বিজুদা ছিল, শুভজিৎ আমার ছিল। সেই হিসাবে দলের কোনো সিনিয়র কোনো দেখি, তাতে আমি একটা জিনিস মানে আমার যেটা মনে হয়েছে, একটা দল উত্থান আর পতন পুরোটাই নির্ভর করে হচ্ছে একজন সংগঠকের। মানে আজকে এমন আমার দলে এমন হয়েছে যে স্ক্রিপ্ট রাইটার সেখানে রাজেশদা তৈরি করেছে। আবার এমনও হয়েছে আমার একটা সময় কি করে
টাকা বলবো না, যে জায়গাটা পাঠিয়েছি ওখানে টাকা দিলে আমি আগে বললাম যে আগে চলে আসো দেখে নিচ্ছি। তো পুরোটাই সমাজ থেকে নির্ভর করে সেই শোটা করতেছে, শোটা কেউ বন্ধুদের তো আছেই, এমন আছে সে কোনো দলে দেখা যাচ্ছে যে দলে দলে যদি খুব সুন্দর একটা দল গঠন করছে, একজন ঢুকে গেল সেই দলে, সে মানে 11 জনকে নিয়ে হেঁটে গেল, এরকম দলের কন্ডিশন দেখা যায়। এই সমস্ত সমস্যাগুলো কি করে সমাধান করা যায়? একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধুরীর আলোচনায় আমি একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা একটু বলে দিই। নাম ধরে বলতে আপত্তি নেই, নাম ধরে বললেও তাদের ভয় পাই না, সত্যটাকে বলতে কোনো ভয় পাই না। অনেক সময় আত্মীয় সত্যটা বলা ক্ষতিকর হয়ে যায়, কিন্তু আমরা এখানে যারা আছি, আমি মনে করছি এখানে আমরা 5টা লোক এক জায়গায় হয়েছি। আমরা স্বাধীনতা মানেটা বুঝি না, কারণ আমরা নিজের মধ্যে যেটা বুঝি, আমরা স্বেচ্ছাটা একটা বুঝি, যেটা খুশি আমরা করতে করে করবো, এটা তো গণতান্ত্রিক দেশ। মানে এই যে এখানে মানে আমাদের সব কিছুতে বিভব করে এক সময় এটা করতে গিয়ে যে দলে মানে একটা দলে একটা নাটক নিয়ে হয়তো আর্টিস্টের সাথে ডাইরেক্টরের একটা দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় ঘটে, সেখানে আর্টিস্ট বলতে পারে যে আমি দাদা বা স্যার এরকম ভাবে ভাবছি, আপনি যে ক্যারেক্টারটা আমাকে দিয়েছেন দৃষ্টিকোণটা তাকে বললো যে আমি ভাবছি এরকম করো, এগুলো হয়, এগুলো হতে 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 একটা নাটক তৈরি হয়েছে। এবার যেটা বললেন যে মানে পথ থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, এই জন্য গীতারের সম্ভবত গীতার যখন লিখেছিল কিছু আর্টিস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টিস্ট বেরিয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত 2-3 ওই বালতিটা কোথায়? এদিকে কি দেন ছাটাটা, এদিক দিয়ে ছাটিয়ে গেছে। আরে ও করবে বলতে আমি কি করবো শোনা, এদিক দিয়ে ছাটি দেখি আমি যাই। জোরে বলতে হবে, ঝাড়ু ধরো। ও এটা একটা পুরো ভেড়া আছে, ওটা কই? না তুমি না, এতক্ষণ লাগবে না। দাঁড়িয়ে যাও, নিচে থাকো, তোমার নিচে থাকো। এই জানলাটা ভেজা, এই পাল্লাটা ব্যানারটাকে টান টান কর। তোলে এটা বসে দিয়ে তোলে, বসে দিয়ে তোলে। হ্যাঁ দাঁড়াও।